नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2। इससे पहले हमने एक वीडियो बना लिया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से वो वीडियो देखिए। तो पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी। अब जो हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है उसका जो पहला टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। किस तरीके से जो यूरोप है वहां पर नेशनलिज्म का उदय होता है वो देखने वाले हैं। तो द मिड 18th सेंचुरी, जो मिड 18th सेंचुरी था उसमें जो यूरोप था ना, वहां पर नेशन स्टेट्स नहीं थे। जैसे आज के टाइम पे हमारे को देखने को मिलते हैं ना, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड। आज के टाइम पे जिस तरीके के नेशन हमारे को यूरोप में देखने को मिलते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इस तरीके के जो नेशन स्टेट थे वो 18th सेंचुरी में हमारे को देखने को नहीं मिलते थे। 18th सेंचुरी में वहां पर क्या था, वहां पर जो रीजन था वो बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइड था। जो ये रीजन था ना, जो इटली यूरोप वाला जो रीजन था वो बहुत सारे किंगडम में, डचीज में, कैंटन्स में, इनमें आपस में डिवाइड था और इनका इंडिविजुअल रूलर हुआ करता था। मतलब हर जो एरिया था वो छोटे छोटे राजाओं में डिवाइड था, कैंटन्स में डिवाइड था और इनका अपना राजा हुआ करता था। आज के टाइम पे हमारे को जर्मनी एक राष्ट्र देखने को मिलता है, लेकिन उस टाइम पे 18th सेंचुरी के टाइम पे ये ऐसा नहीं था। वहां पर अलग अलग राजा हुआ करता था, अलग अलग राजा का एरिया हुआ करता था, ठीक है ना। जो मोस्ट पीपल थे वो लगभग कॉमन आइडेंटिटी और जो कल्चर थे वो शेयर नहीं करते थे। द मोस्ट पीपल डिड नॉट शेयर कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर। जो मतलब यहाँ कहने का मतलब ये था कि जो ज्यादातर लोग थे ना वो आपस में एकता उनमें नहीं हुआ करती थी, मतलब ठीक है। तो आगे देखिए, अब दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप। वो जो लोग थे ना ये अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है ना। इनके जो एथनिक ग्रुप होते थे, एथनिक जो ग्रुप थे वो भी अलग अलग हुआ करते थे। मतलब ये आपस में एकता के सूत्र में नहीं थे, लैंग्वेज अलग अलग होती थी, अलग अलग डिफरेंट टाइप की इनकी लैंग्वेज होती थी। एथनिक जो ग्रुप था वो भी अलग अलग था, ठीक है। लेकिन इनमें जो सारा ये जो पूरे लोग थे, इनको एकता के सूत्र में बांधने का, सबको एकता के सूत्र में बांधने का जो काम था वो केवल करता था राजा। कौन करता था? राजा के प्रति इनकी जो लॉयल्टी होती थी ना, वो ये इन सबको एकता के सूत्र में बांधने का काम करती थी। मतलब कहने का बात ये है कि जो यूरोप था ना, वो आज के टाइम पे जो हमारे को यूरोप देखने को मिलता है कि यहाँ पर पूरा जो यूरोप है उसमें अलग अलग नेशन स्टेट है, अलग अलग देश है। जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया। तो 18वीं शताब्दी में ऐसा नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे राजा थे वो राज करते थे, उनका सबका रूल अलग अलग था। हमने देखा था ना, एक जो कंट्री थी उसमें 300 स्टेट में डिवाइड थी, केवल एक कंट्री जर्मनी 300 स्टेट में डिवाइड थी। मतलब छोटे छोटे राजाओं के एरिया में डिवाइड थी। तो पूरा एरिया डिवाइड था बहुत सारे राजाओं में। अब इन सब और उन सब में अलग अलग लैंग्वेज थी, एथेनिसिटी, जो अलग अलग टाइप के लोग वहां पे रहा करते थे। लेकिन इन सबको एकता के सूत्र में बांधने का जो काम करता था वो राजा के ऊपर इनका भरोसा, इनकी लॉयलिटी जो राजा के प्रति होती थी वो इन सबको एकता के सूत्र में बांधने का काम करती थी, ठीक है ना। अब देखने वाले हैं हम लोग एरिस्टोक्रेट एंड न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेट्स हम देखने वाले हैं। आप लोग देखिए, एरिस्टोक्रेट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेट्स की बात करें हम लोग तो एरिस्टोक्रेसी क्या होती है और जो मिडिल क्लास है वो किस तरीके से, एक नया मिडिल क्लास वर्ग जो ग्रुप था वो किस तरीके से इमर्ज होता है, ठीक है। तो अगर एरिस्टोक्रेसी की बात करें, एरिस्टोक्रेसी मतलब जो जिनके पास पैसा है, जिनके पास जमीन है, जो 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 ग्रुप होता है, जैसे सोसाइटी होती है, उनमें सबसे ऊपर वाला जो तबका होता है वो एरिस्टोक्रेट कहलाता है, ठीक है ना। तो वो था, तो ये सबसे पावरफुल सोशल क्लास थी, ठीक है ना, यूरोप में। हालांकि इन सब में जो यूनिफॉर्म था वो एवरीवेयर, इट वाज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। हालांकि ये सब हर जगह एक, ताकि मतलब यूनिफॉर्म नहीं थे ये सारे लोग, ठीक है ना। दे ओन लार्ज एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ग्रैंड हाउस इन टाउन। तो ये जो लोग थे ना, एरिस्टोक्रेट्स जो लोग थे, इनके गांव में तो क्या होती थी, गांव में तो होती थी, कंट्री साइड में तो इनकी होती थी जमीन वगैरह होती थी, और जो सिटी टाउन होते थे बड़े बड़े हाउसेज इनके पास होते थे, ठीक है ना। गांव में तो क्या होती थी, इनके पास लैंड होती थी, ठीक है ना। और जो सिटी होती थी वहां पर इनकी बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, किनकी? एरिस्टोक्रेट्स की। सोशल एंड पॉलिटिकल पर्पस दे ऑफन स्पोक फ्रेंच। तो ज्यादातर ये जो सोशली और जो आपस में कनेक्ट होने के लिए और जो पॉलिटिकली ये जो लैंग्वेज बोलते थे वो थी फ्रेंच लैंग्वेज, ये बोला करते थे।
ठीक है ना। ये एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए मैरिज, आपस में किससे कनेक्ट रहते थे, मैरिज वगैरह की आपस में किया करते थे, मैरिज किया करते थे आपस में, इससे ये लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे, ठीक है ना। द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हाउएवर वर पीजेंट्स हु वर्क द लैंड। हालांकि अभी भी जो यूरोप वाला जो ये पार्ट था, यहाँ पे मतलब जो लोग थे वो पीजेंट्स थे। कौन थे? पीजेंट्स, किसान थे, पीजेंट्स थे। और हालांकि अभी भी जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो क्या थी? किसान थी। और वो कहाँ पे काम करती थी? जमीन पे काम किया करती थी, ठीक है ना। एरिस्टोक्रेट्स लोग सबसे पावरफुल थे, सोशल क्लास थे, लेकिन उनकी जो संख्या थी वो कम थी। अभी भी ज्यादातर जो लोग जो पॉपुलेशन ज्यादा किसकी थी? पीजेंट्स, किसानों की ज्यादा पॉपुलेशन थी, ठीक है। अब देखने वाले हैं हम लोग राइज ऑफ टाउन एंड इंडस्ट्रीज। किस तरीके से टाउन्स का उदय होता है और किस तरीके से इंडस्ट्रीज लगती है। इस इंडस्ट्री लगने के बाद में किस तरीके से मिडिल क्लास जो लोग थे उनका ओरिजिन होता है, उनका उद्भव होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप, ये वाला जो एरिया है ना, इधर इंग्लैंड वाला, फ्रांस वाला, ये वाला सेंट्रल, और जो वेस्टर्न जो यूरोप था, वहां पर क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड ग्रोथ होने लग जाती है, मतलब और टाउन्स स्टार्ट टू डेवलप। अगर बात करें हम लोग तो जो ब्रिटेन होता है वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग जाता है, इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग जाती है। तो जैसे ही ब्रिटेन के आसपास वाला जो एरिया थे वहां पे भी क्या होने लग जाती है? इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग जाती है। जैसे जैसे इंडस्ट्री सेटअप होती है तो वहां पर काम करने वाले लोग आएंगे, तो धीरे धीरे वो जो एरिया था वो किसके रूप में कन्वर्ट होने लग जाता है? टाउन या सिटी के रूप में वो लोग एरिया क्या होने लग जाता है? डेवलप होने लग जाता है, ठीक है। किसके रूप में डेवलप होने लग जाता है? सिटी के रूप में डेवलप होने लग जाता है। अब एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अ न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज। पहले हमने देखा था दो ही लोग हुआ करते थे, एक तो एरिस्टोक्रेट और दूसरा फार्मर्स या जो गरीब लोग होते थे वो हुआ करते थे। लेकिन अब एक तीसरा नया जो उभर के आया हमारे पास, वो वर्किंग क्लास उभर के आया, मिडिल क्लास, जैसे हम लोग कहेंगे मिडिल क्लास। ये लोग फैक्ट्री में काम करते थे या फिर जो काम करने वाले हैं उनके बच्चों को पढ़ाते थे, वकील होते थे, डॉक्टर होते थे, बिजनेसमैन होते थे, ये सारे ये लोग हुआ करते थे, ठीक है। वर्किंग क्लास, इसमें इंडस्ट्रियल लेबर आता था। वर्किंग क्लास में तो इंडस्ट्रियल लेबर्स आएंगे। मिडिल क्लास में कौन कौन आएंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएगा, बिजनेसमैन आ जाएगा, प्रोफेशनल लाइक लॉयर, टीचर, ऑफिशियल्स, etc। ये सब किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे मिडिल क्लास में। तो एक नया इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एक नया क्या देखने को मिलता है हम लोगों को? एक नया ग्रुप देखने को मिलता है सोसाइटी में, यूरोप में, जिसे किस नाम से जाना गया? मिडिल क्लास, ठीक है ना। अब देखने वाले आफ्टर द अबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज। हमने देखा था ना, जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, जो बड़े लोग होते थे, जो सोसाइटी में जो सबसे ऊपर वाला तबका होता था, उनके जैसे प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार जैसे ही खत्म किए जाते हैं, विशेषाधिकार जैसे ही खत्म होते हैं, विशेषाधिकार जैसे ही खत्म होते हैं, तो क्या होने लग जाता है? आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी बिकम पॉपुलर अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। तो जो नेशनलिज्म का जो आइडिया है, जो मिडिल क्लास, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास के जो लोग थे, उनमें नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो निकल के सामने आता है, ठीक है। तो ये हमारे अभी हम क्या देख रहे हैं? टाउन किस तरीके से राइज हुए, किस तरीके से इंडस्ट्रीज हमारे को देखने को मिली है, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। आगे देखिए, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड। तो जो लिबरल नेशनलिज्म है वो क्या मानते थे? हमने देखा था ना कि इंडस्ट्रीज आई, उसे टाउन आए। अब लिबरल हमारे को यहाँ पर देखने को मिलता है वर्ड लिबरल नेशनलिज्म मीन्स। हमने देखा था कि जैसे ही मिडिल क्लास का ओरिजिन होता है तो वो क्या करने लग जाते हैं? लोगों में आपस में नेशनलिज्म की भावना डेवलप होने लग जाती है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। तो जो लिबरल शब्द है, जो लिबरल वर्ड है, वो कहां से आता है? लैटिन भाषा का वर्ड है लिबर का मीन्स होता है फ्री, ठीक है ना। तो लैटिन भाषा का ये वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री। लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री, ठीक है ना। फॉर द मिडिल क्लास लिबरलिज्म, अगर मिडिल क्लास लिबरलिज्म की मतलब समझने की कोशिश करें तो जो मिडिल क्लास लिबरलिज्म को किस तरीके से देखते हैं, एक आइडियोलॉजी थी उनकी लिबरलिज्म, और वो किस तरीके से सोसाइटी में क्या चेंज लाना चाहते थे, किस तरीके से वो लोग रहना चाहते थे, तो ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दो स्फीयर में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक तो पॉलिटिकल स्फीयर, ठीक है ना। पॉलिटिकल स्फीयर में
पॉलिटिकल के एरिया में लिबरलिज्म क्या चाहते थे, दूसरा इकोनॉमी वाले एरिया में लिबरलिज्म अपनी क्या आइडियोलॉजी रखते थे, वो क्या चेंजेस लाना चाहते थे। ठीक है, तो अगर पॉलिटिकल स्पेयर में देखें हम लोग तो ये चाहते थे कि हर आदमी क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम ये लोग चाहते थे। क्या चाहते थे कि हर आदमी इंडिविजुअल फ्री हो। ठीक है, दूसरा था ये चाहते थे इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष, कानून के सामने, लॉ के सामने सभी लोग क्या हो, सेम हो। ठीक है ना, कानून के सामने अगर मान लीजिए कोई कानून बनाया है कि मान लीजिए किसी की हत्या कर दी या किसी ने कोई क्राइम किया है, तो ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति के लिए अलग कानून है और जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए कानून है। अगर किसी ने भी क्या किया, क्राइम किया है, तो उनको दोनों को क्या मिलनी चाहिए, बराबर सजा मिलनी चाहिए। ठीक है ना, ये होता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इनके अलावा जो गवर्नमेंट है वो कंसेंट के आधार पे, आपसी सहमति के आधार पर चलनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है वो किसके बेस पर होना चाहिए, कंसेंट के बेस पर होना चाहिए। ठीक है ना, किसके बेस पे होना चाहिए, कंसेंट के बेस पे होना चाहिए, सहमति, कंसेंट मतलब सहमति पे होना चाहिए। एंड ऑफ प्रिविलेजेस फॉर क्लर्जी एंड एरिस्टोक्रेसी, तो जो प्रिविलेज मिले हुए थे, हमने देखा था ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो बहुत सारे प्रिविलेज मिले हुए थे, विशेषाधिकार, जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, जो क्लर्जी, जो चर्च और जो एरिस्टोक्रेट्स वगैरह होते थे, जो फर्स्ट क्लास हमने देखा था ना, फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, उनको क्या होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ऐसा ये कौन चाहते थे, मिडिल क्लास लोग चाहते थे। ठीक है ना, मिडिल जो लिबरलिज्म था वो चाहते थे। द गवर्नमेंट शुड वर्क थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अन इलेक्टेड पार्लियामेंट, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है ना, इलेक्टेड होना चाहिए और किसके थ्रू चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलनी चाहिए। किसके थ्रू चलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलनी चाहिए गवर्नमेंट, और इलेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है ना, और क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। ठीक है ना, ये लोग क्या चाहते थे पॉलिटिकल लिबरलिज्म वाले, कि जो गवर्नमेंट है वो किसके थ्रू चले, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चले, और किस तरीके से इलेक्टेड पार्लियामेंट हो। ठीक है ना, ड्यूरिंग द जैकोबियन पीरियड, अगर जैकोबियन पीरियड की बात करें तो फ्रांस में यूनिवर्सल जो सफरेज था, यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। यूनिवर्सल सफरेज मींस क्या होता है, राइट टू वोट। क्या होता है, राइट टू वोट, राइट टू वोट, यूनिवर्सल राइट टू वोट, मतलब यूनिवर्सल का मतलब चाहे आदमी हो, महिला हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको क्या मिलना चाहिए, वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। उसे कहा जाता है यूनिवर्सल सफरेज, मतलब सभी लोगों को राइट टू वोट। वॉज ग्रांटेड टू मेन बट लेटर इट वॉज लिमिटेड अगेन। तो जैकोबियन क्लब के टाइम पे फ्रांस में यूनिवर्सल सफरेज ग्रांट किया गया था आदमियों को, केवल आदमियों को। ठीक है ना, लेकिन बाद में इसको वापस से फिर क्या कर दिया था, लिमिटेड कर दिया था। तो ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म चाहते थे। यहाँ पे भी ये जो पॉलिटिकल जो ये जो लिबरल नेशनलिज्म वाले जो लोग थे, ये क्या नहीं चाहते थे, ये महिलाओं को अभी भी वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे। अभी भी महिलाओं को ये नहीं चाहते थे कि वोटिंग राइट मिले। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या था, इकोनॉमिक के सेक्टर में ये लोग क्या चाहते थे, इकोनॉमिक के सेक्टर में ये चाहते थे कि एंड जो स्टेट के द्वारा रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं वो क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, देखो हमने देखा था कि पहले क्या होता था कि जो कोई भी सामान होता था उस पर जो टैक्स लगाने का काम करता था वो स्टेट करता था। ये चाहते हैं कि जो ये रेस्ट्रिक्शंस स्टेट के द्वारा लगाए गए हैं ये खत्म होना चाहिए। मेनली किसके बेस पर होना चाहिए, मार्केट के बेस पे होना चाहिए। ठीक है ना, तो फ्री मार्केट एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, इसके अलावा जो ट्रेड बैरियर्स होते थे वो भी खत्म होना चाहिए, ट्रेड बैरियर खत्म होना चाहिए, मार्केट जो है वो फ्री रहना चाहिए। तो ये इकोनॉमिक के स्फीयर में ये लोग ये चाहते थे। अब इसके अलावा जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने भी क्या किए थे, बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे। नेपोलियन ने क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे ये देखने वाले हैं। नेपोलियन ने क्या क्या किए थे। इन जर्मनी नेपोलियन रिड्यूस नियरली 300 स्मॉल स्टेट टू 39 स्टेट्स फॉर्मिंग अ कॉन्फेडरेशन। तो जो नेपोलियन था उसने पहले जो जर्मनी था ना, जर्मनी वो 300 से अधिक छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड था। 300 से के आसपास छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड था। उन 300 स्टेट को मिलाकर उन्होंने 39
स्टेट का एक कॉन्फेडरेशन बनाया, ठीक है। इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, वेट और मेजरमेंट का जो एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया है इनके द्वारा। क्या कि पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए हम जर्मनी के एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, सॉरी जर्मनी वाला जो, हाँ जर्मनी के एक राज्य से एक एरिया से या एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे, तो यहाँ पर 1 किलो हमारे, जैसे ये ए राज्य है, ये बी है, ये सी राज्य है। ए राज्य में 1 किलो का मतलब ये लोग मानते हैं 800 ग्राम, ये बी वाला मानते हैं 900 ग्राम और ये मानते हैं 700 ग्राम। तो ये देखिए अब यहाँ पर ही क्या हो गया, 1 किलो में जो कितने ग्राम होते हैं वही क्या होने लग जाते हैं, डिफरेंट होने लग जाते हैं। तो इसने क्या किया, नेपोलियन ने क्या किया कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया। सब में भाई 1 किलो में क्या रहेगा, जैसे एक केजी में सबके कितना रहेगा, जैसे 950 ग्राम रहेगा सभी, चाहे ए राज्य हो, बी राज्य हो या सी राज्य हो। इसी तरीके से जो मेजरमेंट है उसका भी इन्होंने इसी तरीके से यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया। तो ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया था जो नेपोलियन के द्वारा क्या किए गए थे, नेपोलियन के द्वारा ये इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए थे। अब देखने वाले हम लोग जोल्वरीन। जोल्वरीन क्या होता है, जोल्वरीन क्या होता है, जोल्वरीन एक कस्टम यूनियन था जो 1834 में फॉर्म किया गया था। जोल्वरीन क्या था, एक कस्टम यूनियन था, एग्जाम में आता है बहुत सी बार। जोल्वरीन क्या था, एक कस्टम यूनियन था जो कब फॉर्म किया गया था, 1834 में फॉर्म किया गया था और एस्टैब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूसिया। प्रूसिया जो स्टेट था जर्मनी का, जो प्रूसिया जो स्टेट था उसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। प्रूसिया की लीडरशिप में इसको क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इस यूनियन में क्या हुआ, जो करेंसीज थी पहले लगभग 30 करेंसी चलती थी जर्मनी में, उन 30 करेंसी को रिड्यूस करके कितने पे कर दिया, 2 पे। अब इससे मान लीजिए पहले अलग अलग एरिया में अलग अलग करेंसी चलती थी तो व्यापार करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब केवल कितनी करेंसीज रह गई, 2 करेंसी रह गई। इससे व्यापार भी अच्छा हुआ और ट्रेड आसानी से हो सका। इनकरेज द ग्रोथ ऑफ रेलवे, अब इनके द्वारा क्या किया गया, रेलवे की जो ग्रोथ है उनको इनकरेज किया गया। इससे क्या हुआ, मोबिलिटी इंक्रीज हुई, ठीक है। दिस हेल्प स्प्रेड द वेव ऑफ नेशनलिज्म इन जर्मनी। इन सबके कारण जो जर्मनी है उसमें हमारे को देखने को मिलती है नेशनलिज्म की भावना, बहुत ही ज्यादा रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आज का ये जो लेक्चर है हम यहीं पे खत्म करेंगे, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।